Hey everyone, good afternoon. Good afternoon to all. I am Pooja and welcome back to my channel. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 जुलाई के करंट अफेयर्स। आज हमें बात करनी है पहली विमेन जो आरपीएफ की हेड बनी है। आरपीएफ के बारे में तो सुना होगा आपने, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। हम इस पर बात करने वाले हैं। फिर आपने सुना होगा पेन प्रिंटर प्राइज के बारे में, 2024 में अरुंधति रॉय को ये अवार्ड दिया गया था। तो हम पेन प्रिंटर प्राइज के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज हमें करना है वो है गवर्नर्स को लेकर। 3 अलग-अलग राज्यों के गवर्नर्स को अपॉइंट किया गया है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो कौन-कौन से राज्य हैं और कौन-कौन से पर्सन हैं जिनको गवर्नर अपॉइंट किया है, हम उस पर बात करने वाले हैं। मतलब काफ़ी कुछ नया आपको सीखने को मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक आपको देखना है। और एंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी रिसेंटली जो बैंक एग्जामिनेशन हुआ था, एक बच्चे ने मुझे मैसेज करके बताया कि जून मंथ का जो कंपाइलेशन हमने सीखा था ना, जून मंथ का जो हमने कंपाइलेशन किया था, 1 सेकंड एग्ज़ाम के बारे में बता देती हूँ मैं आपको। कुछ समय पहले ही मुझे टेलीग्राम पे मैसेज आया था हर्षवर्धन जी का। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो इंडियन ओवरसीज़ बैंक का अभी पेपर हुआ था, उसमें जून मंथ का जो मंथली सेशन मैंने लिया था ना 2 घंटे का, वहाँ से डायरेक्टली 4 क्वेश्चन्स आए थे। क्लियर है? तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो वीकली सेशन होता है और जो हमारा मंथली सेशन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनको मिस मत किया कीजिएगा और उनकी पीडीएफ भी आप ले सकते हैं टेलीग्राम से भी और पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से। क्लियर है? चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। हमारे जो करंट अफेयर्स हैं ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो आप अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। चलिए, सबसे पहली बात तो आज है 15 जुलाई और 15 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2014 में इस दिन को डिक्लेयर किया था और कहा था कि 15 जुलाई को हर साल हम वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाएंगे और ये आपकी 10th एनिवर्सरी देखने को मिल जाएगी। नाउ बात करते हैं अबाउट द थीम। तो थीम है यूथ एम्पावरमेंट थ्रू एआई एंड डिजिटल स्किल्स। ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, और ये नाम आपको रेलवे एसएससी के एग्जाम में किसी न किसी पेपर में 100% मिलने वाला है। हम बात कर रहे हैं सोनाली मिश्रा जी के बारे में। ये है सोनाली मिश्रा और ये पहली वीमेन बन गई है जो कि आरपीएफ को लीड करने जा रही हैं। ठीक है, सोनाली मिश्रा एक आईपीएस ऑफिसर रही हैं और ये पहली वीमेन डायरेक्टर जनरल आपको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स मतलब आरपीएफ की देखने को मिलेंगी। और 1 अगस्त 2025 से इनका टेन्योर स्टार्ट हो रहा है। किसको रिप्लेस कर रही हैं? तो ये सक्सीड कर रही हैं मनोज यादव जी को। ठीक है, इनका जो टेन्योर है वो अक्टूबर 2026 तक रहने वाला है। इसके अलावा ये पहली वीमेन बीएसएफ कमांडर भी रही हैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इन पंजाब में, और बीएसएफ फॉर्मेशन इन कश्मीर की हेड रही हैं, इंस्पेक्टर जनरल के रूप में इन्होंने काम किया है। तो हमें याद क्या रखना है कि सोनाली मिश्रा पहली वीमेन डायरेक्टर जनरल आपको आरपीएफ के देखने को मिलेंगी। 1 अगस्त 2025 से इनका टेन्योर स्टार्ट हो रहा है, अक्टूबर 2026 तक इनका टेन्योर है और ये रिप्लेस कर रही हैं मनोज यादव जी को। आरपीएफ का मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है। 1957 में इसे स्टैब्लिश किया गया था अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इसका काम होता है अगर कोई भी व्यक्ति रेलवे की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज करता है, रेलवे से प्रॉपर्टी से संबंधित कोई क्राइम करता है, तो उसको क्या करना, अरेस्ट करना, प्रोसिक्यूट करना, ये इसका काम आपको देखने को मिलेगा। और पैसेंजर की सेफ्टी अक्रॉस द कंट्री इंश्योर करने का काम भी आरपीएफ का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नाउ बात करते हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपॉइंट्स न्यू गवर्नर फॉर हरियाणा, गोवा एंड लद्दाख। तो हरियाणा, गोवा और लद्दाख के नए गवर्नर अपॉइंट किए हैं। गवर्नर अपॉइंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और गवर्नर जो अपना रेजिग्नेशन देते हैं, गवर्नर जो अपना इस्तीफा देते हैं, वो भी प्रेसिडेंट को देते हैं। तो यहाँ पे जो लद्दाख के यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर बीडी मिश्रा, इनके रेजिग्नेशन को भी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने एक्सेप्ट करने का काम किया है। अब 3 पर्सन हमको यहाँ पे देखने हैं। पहले है तेलुगु देशम पार्टी के पुष्पति अशोक गजपति राजू, इन्हें गवर्नर ऑफ गोवा बनाया गया है। तो राजू बन गया, जेंटलमैन मूवी देखी है ना, तो राजू जेंटलमैन बन के कहाँ जा रहा है? गोवा घूमने जा रहा है। ठीक है,
बस एक ट्रिक है, आप इसे याद रख सकते हैं, ऑफेंड कोई नहीं होगा, ठीक है। पुष्पति अशोक गजपति राजू को गवर्नर बनाया गया है गोवा का। फिर बीजेपी के प्रोफेसर हैं असीम कुमार घोष, इन्हें हरियाणा का गवर्नर बनाया गया है, ठीक है। डन। नेक्स्ट बात करते हैं कविंदर गुप्ता लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख आपको देखने को मिलेंगे। तो असीम कुमार घोष बीजेपी से हैं और ये 19 नंबर के गवर्नर बन गए हैं और ये बंडारू दत्तात्रेय को रिप्लेस कर रहे हैं। पुष्पति अशोक गजपति राजू गवर्नर बने हैं गोवा के, 20 नंबर के गवर्नर हैं और PS श्रीधरन पिल्लई को सक्सीड कर रहे हैं, तेलुगु देशम पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कविंद्र गुप्ता, ये 3rd लेफ्टिनेंट गवर्नर है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के, ठीक है। और ये रिप्लेस कर रहे हैं BD मिश्र को। कविंद्र गुप्ता जो है वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इतनी चीजें। नाउ बात करते हैं आर्टिकल 153 जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करता है फॉर गवर्नर इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया, हर एक राज्य में एक गवर्नर होगा, ठीक है। एक एक गवर्नर 2 राज्यों का भी गवर्नर हो सकता है एज पर द आर्टिकल 153। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो गवर्नर को अपॉइंट करते हैं और उनको हटाने का काम भी प्रेसिडेंट करते हैं। गवर्नर रेजिग्नेशन भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। जैसे कि सेंट्रल में हेड कौन होता है, हमारा राष्ट्रपति होता है, वैसे राज्यों में भी जो हेड होते हैं वो गवर्नर कहलाते हैं, ठीक है। गवर्नर की अपॉइंटमेंट वैसे तो 5 सालों की होती है, लेकिन ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, राष्ट्रपति इनको कभी भी हटा सकते हैं, ठीक है। अगला नाम भी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर अभिजीत शेठ का। ये है डॉक्टर अभिजीत शेठ, इन्हें बनाया गया है चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन। तो नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरमैन कौन बन गए हैं, डॉक्टर अभिजीत शेठ बन गए हैं। कैबिनेट कमेटी ऑफ जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट है उसकी मीटिंग हुई थी और मीटिंग में यहाँ पे कार्डियोथेरेपिक सर्जन जिनका नाम है डॉक्टर अभिजीत शेठ, इन्हें नया चेयरमैन बनाया गया है नेशनल मेडिकल कमीशन का। और ये डॉक्टर सुरेश गंगाधर को सक्सीड करने वाले हैं। इनकी तबीयत काफी खराब चल रही थी जिसके बाद इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया। इनका टेन्योर 4 सालों का होगा या फिर 70 ईयर्स, जो भी पहले हो जाए, या तो 4 साल या फिर 70 साल तक इनका टेन्योर रहने वाला है। प्रेजेंटली ये प्रेसिडेंट है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस में और अब इन्हें नेशनल मेडिकल कमीशन का नया चेयरमैन बनाया गया है। अगर हम नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में बात करें तो ये एक स्टैचुटरी बॉडी है। पार्लियामेंट ने 2019 में एक एक्ट पास करके इस बॉडी का फॉर्मेशन किया है और ये बॉडी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस करती है, ठीक है। फॉर्मेशन 20 सितंबर 2020 को हुआ था। नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसका फंक्शन क्या होता है, इट इज अ नेशनल मेडिकल रेगुलेटरी बॉडी। जैसे कि सेबी शेयर मार्केट को रेगुलेट कर रही है, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कर रही है, करेक्ट है ना। वैसे ही मेडिकल की जो रेगुलेटरी बॉडी है वो नेशनल मेडिकल कमीशन है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, मेडिकल फील्ड में रिसर्च कराना, मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए रूल्स बनाना, रेगुलेशन बनाना, पॉलिसीज तैयार करना, ये सारे काम नेशनल मेडिकल कमीशन के आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं पेन प्रिंटर प्राइज 2025 के बारे में। तो पेन प्रिंटर प्राइज की शुरुआत 2009 में हुई थी और 2024 में अरुंधति रॉय को भी अवार्ड मिल चुका है। 2025 का पेन प्रिंटर प्राइज किसे दिया जा रहा है, आंसर हो जाएगा लीला अबुलेला को, ठीक है। ये है लीला अबुलेला जो कि सुडान की हैं और स्कॉटलैंड में रहती है बेसिकली। तो इन्हें दिया गया है। इन्होंने जो बुक लिखी है वो बताती है माइग्रेशन के बारे में, इनका क्या पर्सपेक्टिव है मुस्लिम माइग्रेशंस को लेके, कल्चरल आइडेंटिटी और वीमेंस के लिए इन्होंने लिखा हुआ है, इसलिए इन्हें पेन प्रिंटर प्राइज दिया जा रहा है। चलिए अब 2 और पर्सन है। पहली पर्सन है जिनका नाम है बी सरोजा देवी। सरोजा देवी जो है वो एक एक्ट्रेस थी और इनका निधन हो गया है। लीजेंडरी एक्ट्रेस बी सरोजा देवी पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 87। ये कन्नड़ा सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार देखने को मिलेंगी। इन्होंने जो पहली फिल्म की थी, जिनका डेब्यू था, वो 1955 में देखने को मिला था विद महाकवि कालिदास। इन्हें तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ा मूवी में इन्होंने काम किया है। इन्हें 1969 में पद्मश्री और 1992 में पद्म भूषण दिया है। इसके अलावा 2008 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है। इसके अलावा अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री जिसका नाम है नाइजीरिया। तो फॉर्मर नाइजीरियन प्रेसिडेंट जिनका नाम है मोहम्मदू बुहारी, ही पास्ड अवे। ये 2015 से 2023 तक आप देखेंगे अफ्रीका के प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने काम किया है और इन्हें सक्सीड करने का काम बोला तिनुबू ने किया था। तो नाइजीरिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मदू बुहारी का निधन हो चुका है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे जो आज हमने डिस्कस किए। चलिए अब हम देश दुनिया की बाकी खबरों पर बात करेंगे, ठीक है। पहला है गुजरात बिकम द फर्स्ट स्टेट टू सपोर्ट
क्रूज भारत मिशन। याद कीजिए, जो भी बच्चा डेली करंट अफेयर्स देखता है, मैंने कई बार क्रूज भारत मिशन के बारे में बताया है। सर्वनंदा सोनोवाल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज को देखते हैं, तो सर्वनंदा सोनोवाल ने क्रूज भारत मिशन की शुरुआत की थी। कब की थी? सितंबर 2024 में। ठीक है, सितंबर 2024 में क्रूज भारत मिशन की शुरुआत सर्वनंदा सोनोवाल ने की थी। इसका पर्पस क्या है? हमारे देश के जो पोर्ट्स हैं उनको क्रूज से कनेक्ट करना, मतलब क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देना। हमारा टारगेट क्या है कि हमें 2029 तक अपने देश के जो सी क्रूज टूरिज्म है उसको प्रमोट करना है। इसलिए क्रूज भारत मिशन की शुरुआत की गई थी और पहला स्टेट बन चुका है गुजरात जिसने क्रूज भारत मिशन को ज्वाइन किया है। तो Gujarat has become the first state in India to join the Cruise Bharat Mission, a national initiative to boost cruise tourism। अगर हम बात करते हैं तो गुजरात के पास तो काफी बड़ी कोस्टल बाउंड्री है 2340 किलोमीटर्स की, और इसके जो पोर्ट्स है, इसके जो टूरिस्ट स्पॉट है उनको कनेक्ट करना है, मतलब दीव, बैरावल, फिर आपका पोरबंदर, द्वारिका, जामनगर, ओखा, इन सभी को आपस में कनेक्ट करना है बाय द क्रूज। ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया लॉन्चेस वर्ल्ड फर्स्ट ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। अब हम लगातार भारत जो है वो आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, सिद्धा, इन सबको प्रमोट करने में लगा हुआ है। ठीक है, अब भारत वर्ल्ड का पहला देश बन चुका है। डब्ल्यूएचओ ने भी हमको अप्रिशिएट किया है कि भारत ने अपना पहला और वर्ल्ड का पहला ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी को ओपन करने का काम किया है। तो इंडिया अचीव अ मेजर ग्लोबल माइलस्टोन बाय लॉन्चिंग द फर्स्ट एवर ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, जो हमारे देश के रिच ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा, प्रमोट करेगा, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है। ये वर्ल्ड का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन किया जाएगा एंशियंट नॉलेज का। ठीक है, जो कि आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, रिग्पा और होम्योपैथी में संबंधित है, जिससे हमारी जो नॉलेज है उसका मिसयूज नहीं हो पाएगा और हम अपनी नॉलेज के सेक्टर में सब मतलब अपने नॉलेज को प्रिजर्व भी कर पाएंगे और इस सेक्टर में रिसर्च को भी हम प्रमोट करेंगे। इसलिए वर्ल्ड का पहला ट्रेडिशनल नॉलेज लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी भारत में ओपन हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं चेल्सी के बारे में। चेल्सी बीट पीएसजी टू विन इनॉग्रल एडिशन ऑफ क्लब वर्ल्ड कप 2025। तो क्लब वर्ल्ड कप 2025, ठीक है, 21 नंबर का फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 यूएसए में हुआ था। मेट लाइफ स्टेडियम, न्यू जर्सी, यूएसए में हुआ था, जिसमें इंग्लैंड की जो फुटबॉल क्लब है जिसका नाम है चेल्सी, इन्होंने डिफीट किया है फ्रांस के फुटबॉल क्लब जिसका नाम है पीएसजी, मतलब पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब, और पहला मतलब अपना पहला फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 को जीत लिया है। फॉर द फर्स्ट टाइम 32 फुटबॉल क्लब की टीम ने 6 कॉन्टिनेंट से फीफा क्लब वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया हुआ था। ठीक है, नाउ बात करते हैं इंडिया अलोंग विथ 18 अदर नेशन इज पार्टिसिपेटिंग इन तलिस्मान सबरे 2025। अभी जो तलिस्मान सबरे है ये पहले एक बायलिटरल एक्सरसाइज थी, मतलब ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए, सॉरी, हाँ, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बीच में होने वाली एक बायलिटरल एक्सरसाइज थी जो 2005 में शुरुआत हुई थी। फिर इसको कन्वर्ट कर दिया गया मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में, मतलब काफी सारे देशों की जो नेवल फोर्सेज हैं इसमें पार्टिसिपेट करने लगी। तो यहाँ पे 18 देशों के साथ इंडिया ने भी तलिस्मान सबरे एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया और इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है कौन? ऑस्ट्रेलिया, और ये आपको 11th एडिशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी जानकारी देना बहुत अनिवार्य है। अगर आप लोग भी करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अपने आने वाले एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए कुछ प्रोडक्ट है, जैसे कि जून मंथ का मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, जिसमें टॉप 300 एमसीक्यू और वन लाइनर्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे कंप्लीट कंपाइलेशन भी देखने को मिल जाएगा हमारे मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन का। आप इन मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंटेबल फॉर्मेट में अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। क्लियर है? यहाँ तक का मामला क्लियर है? तो एक बार लिंक को शेयर कर देंगे, ठीक है। सॉरी, हाँ जी, यहाँ तक लिंक को शेयर कर देंगे, ओके। और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलो। हाँ, एक्चुअली मौसम बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है ना, बहुत ज्यादा बारिश, उसके बाद गर्मी, तो इसलिए सबके साथ प्रॉब्लम हो रही होगी। अपना ध्यान रखो, गर्म पानी पीते रहो,
ठीक है, बाहर का पानी बिल्कुल अवॉइड करो, घर का ही खाना खाओ, घर का ही पानी पियो, क्योंकि इस मौसम में बहुत जल्दी आपको इन्फेक्शन होता है। ठीक है, चलो हम बात कर रहे हैं खराई कैमल के बारे में। खराई, खारा शब्द सुना है आप लोग ने? खारा। अपन बोलते हैं ना, ये खाना बहुत खारा हो गया है। खारा का मतलब होता है सॉल्टी। तो ऐसे कैमल जो सॉल्टी एनवायरनमेंट में, डेजर्ट एरिया में रहते हैं, वो आपके खराई कैमल हैं। अब एनजीटी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। एमपीपीएससी ने 2022 के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा था, एनजीटी का फॉर्मेशन कब हुआ? ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में बना था। तो एनजीटी ने रोक लगाई है कि इलीगल आप जो सॉल्ट पैन और क्रीक एरिया में इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, तो आप वो अतिक्रमण या इंक्रोचमेंट क्रीक एरिया में मत करो, क्योंकि इससे खराई कैमल जो कच्चे एरिया में रहते हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है। खराई का मतलब होता है खारा, मतलब जो सलाइन वाटर में या सलाइन एरिया में रहने की एबिलिटी रखते हैं, जो सरवाइव कर सकते हैं डेजर्ट एरिया में। खराई कैमल की एक यूनिक क्वालिटी होती है कि वो 3 किलोमीटर तक डीप सी में क्या कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं और मैंग्रोव तक पहुंच सकते हैं। इन्हें आईयूसीएन की इंडेंजर कैटेगरी में नोटिफाई किया है। और राबड़ी एंड फकरीनी जाट ट्राइब 400 सालों से इन खराई कैमल्स को प्रोटेक्ट कर रही है, इनका प्रिजर्वेशन कर रही है। ठीक है, तो खराई कैमल आपको कच्छ एरिया में देखने को मिल जाएंगे। ना बात करते हैं फीफा रैंकिंग के बारे में। तो भारत की परफॉर्मेंस थोड़ा ड्रॉप हुई, जिसके कारण भारत की रैंकिंग ड्रॉप हुई है। भारत की रैंकिंग 127 से ड्रॉप होकर 133 हो चुकी है। तो फीफा वर्ल्ड रैंकिंग 2025 में भारत 133 पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे अच्छी जो फुटबॉल टीम है वो आपको अर्जेंटीना की देखने को मिलेगी, अर्जेंटीना टॉप पर है। अर्जेंटीना के बाद स्पेन और फ्रांस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रैंड इथोपियन रेनेसेंस डैम, जिसको शॉर्ट में GERD डैम कहा गया है, ये किस नदी पे तैयार हो चुका है? आंसर हो जाएगा ब्लू नाइल रिवर। हम सभी को पता है कि नाइल रिवर कहाँ पर फ्लो होती है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपकी लेक ताना दिख रही है, और यहाँ ये आपको ब्लू नाइल रिवर देख रही है, जो कि मेजर ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है नाइल की। ठीक है, इसी ब्लू नाइल रिवर पर, वन सेकेंड, इसी ब्लू नाइल रिवर पे आपको ग्रैंड इथोपियन रेनेसेंस डैम देखने को मिल जाएगा। रिसेंटली इथोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंसमेंट करके बताया है कि ये डैम जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन, ये जो डैम है इथोपिया में आपको देखने को मिल रहा है ना, ये जो डैम है वो कंप्लीट हो चुका है और सितंबर में इसको इनॉग्रेट करने का काम किया जाएगा। इसका पुराना नाम मिलेनियम डैम था, ब्लू नाइल रिवर पर है, जो कि नाइल रिवर की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और अब इसका नया नाम ग्रैंड इथोपियन रेनेसेंस डैम रखा गया है। ये 6.45 गीगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करेगी अफ्रीका में। 2011 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, फाइनली इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। और ये प्रोजेक्ट जो है, इसको इथोपियन इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के द्वारा तैयार किया गया है। नाइल रिवर और आपकी जो व्हाइट नाइल रिवर है और ब्लू नाइल रिवर, देखो व्हाइट नाइल रिवर और फिर ब्लू नाइल रिवर, ये दोनों आपस में खार्तूम में मिलती हैं, और उसके बाद हम इसको नाइल रिवर के नाम से जानते हैं, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, ये है सक्षम 3000 इज अ हाई कैपेसिटी स्विच राउटर डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो सक्षम 3000 क्या है? एक राउटर है, और इसको सी डॉट ने, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट ने हाई कैपेसिटी सक्षम 3000 को लॉन्च किया है। ठीक है, ये 25.6 टेराबिट पर सेकेंड स्विच राउटर है, जिसको डेवलप करने का काम सी डॉट के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसकी लेटेंसी रेट काफी ज्यादा आपको अल्ट्रा लो देखने को मिलेगी, काफी कम देखने को मिलेगी। विंबलडन 2025 मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो इटली के टेनिस प्लेयर है जिनका नाम है जेनिक सिनर, इन्होंने इस टाइटल को जीता है। और ये पहले इटालियन मेल पर्सन है जिन्होंने विंबलडन के टाइटल को जीता है। विच वॉज डिक्लेयर इंडियाज लेटेस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? आंसर क्या हो जाएगा? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, और ये भारत का 44 नंबर का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको देखने को मिल जाएगा। विंबलडन 2025 वीमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है ईगा स्वेटेक ने, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ईगा स्वेटेक का भी ये पहला विंबलडन टाइटल देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट है मोहम्मदू बुहारी, इनका निधन हो गया। ये किस कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे? आज ही हमने डिस्कस किया है, नाइजीरिया इज द राइट आंसर। HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली फीमेल CEO एंड MD कौन बन चुकी है? आंसर हो जाएगा आपका प्रिया नायर, ऑप्शन नंबर डी। वो कौन सा पुलिस स्टेशन है जो भारत का पहला पुलिस स्टेशन बन चुका है जिसे ISO सर्टिफिकेट दिया है क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए? आंसर हो जाएगा केरला में है, जिसका नाम है अर्थुंकल पुलिस स्टेशन, ऑप्शन नंबर सी। अस्त्र एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, इसे डेवलप करने का काम किसने किया है? आंसर हो जाएगा DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को के द्वारा अस्त्र को डेवलप किया गया है। दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, आप लोग ने इसके बारे में सुना ही होगा। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ने अपनी एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को सबमिट की है। अंडर विच आर्टिकल, किस अनुच्छेद के अंदर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को मैंडेटरी है कि वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे? तो आपको वो आर्टिकल हमें बताना है कमेंट सेक्शन में। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखेंगे और जाते जाते शेयर करके जरूर जाएंगे, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन पे क्लिक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।